बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग में दसद खरल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी और तजज़ियाकार असद खरल साहब। नाज़रीन, आर्मी ट्रायल केस इस वक्त पाकिस्तान के अहम डिस्कशन है। सन 9 मई के बाद चेयरमैन PTI और कुछ अहम तरीन शख्सियात का आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में केस चलाने का फैसला किया गया, जिसका इस हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में गया। 9 रुकनी बेंच छूटा, उसके बाद 7 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की और समाअत इस वक्त किसी हतमी फैसले की जानिब नहीं बढ़ सकी है। असद खरल साहब, आर्मी ट्रायल के हवाले से क्या समझते हैं, क्या इसके हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, इस हवाले से जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको हमने बता दिया था बेसिकली कि अल्टीमेटली इसका नतीजा जो है वो निकलना कुछ नहीं है। और ये जो बेंच है वो 9 रुकनी से 7 रुकनी हो गया, 7 रुकनी से अब 6 रुकनी की तरफ मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जज जो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी उसमें, देखिए, पहले दिन से मैं बता रहा था कि हमने बताया कि ये 2015 के अंदर चीफ जस्टिस उस वक्त के नासरुल मुल्क साहब की सरबराही में, यानी 2015 अगस्त के अंदर एक फैसला आ चुका है और वो फुल कोर्ट था। 17 जज साहबान उसमें मौजूद थे और 11/6 से वो फैसला आया था। यानी 11 जज साहबान ने ये कहा था कि सिविलियन का आर्मी कोर्ट के, जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। इत्तेजाज हसन साहब भी समझदार हैं, तो वो भी समझते हैं इन चीज़ों को, लतीफ़ खोसा साहब को भी, और हुकूमत को भी ये पता है। और इसीलिए वज़ीर जो दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ये इस बेंच की कोई हैसियत नहीं और इसका फैसला नहीं तस्लीम किया जाए उन्हीं बुनियाद पर। फिर उसके बाद आपने वज़ीर कानून इंसाफ है, सीनियर कानूनदान भी हैं सेंटर आज़म नज़ीर तार, उन्होंने भी ये कहा। मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के इरफान कादर साहब, साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल भी हैं, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी ये कहा कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं और इसके फैसले को कोई नहीं मानेगा। ख्वाजा आसफ ने भी यही कहा, तंज किया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि इस बेंच के फैसले का हाल भी 14 मई के इलेक्शन KP के पंजाब में जिस तरह अगर वो हो गए हैं या उसके बाद दरामद हो गया है तो इसका भी वही हाल होगा। इसके साथ साथ जो हवाला बार बार वो सारा दे रहे थे, वो यही कह रहे थे कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 17 सितंबर से उन्होंने ओहदे का हलफ लेना है, नोटिफाई हो चुके हैं, कि जब वो इस बेंच को मानने के, तसव्वुर करने के या इस बेंच को बेंच मानने के लिए तैयार नहीं है और उनकी सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खड़े होकर उन्होंने 26 मिनट की जो वहां पे रिमार्क्स दिए, उन्होंने यही कहा कि जनाब, जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है जब वो आ गया और कानून बन गया और उसके मुताबिक ये है कि बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला जो मामला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अब बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक 3 रुकनी कमेटी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो जब वो कानून मौजूद है और उसके ऊपर स्टे है, तो यही काजी फाइजा साहब ने अपना जो इख्तलाफी उन्होंने नोट भी वहाँ पे बात भी की और उसके बाद उर्दू में उन्होंने नोट भी लिखा और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड भी हुआ, बाद में डिलीट भी हो गया, लोगों ने कॉपी कर ली और वो चला भी दिया, उसको वो ऑन करते हैं। उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने 5 सितंबर 2014 से जब से मैं सुप्रीम कोर्ट आया, मैंने आज तक किसी बेंच में बैठने से मजदूरी का इजहार नहीं किया और ये मिसपरसेप्शन है अगर कोई फैला रहा है तो, कि मैंने इनकार नहीं किया। दूसरी बात, जस्टिस तारक जो मसूद साहब हैं, वो भी उठकर चले गए, तो लिहाजा इसी बुनियाद पर वुज़रा ने भी बात की, तनकीद की, जनाब जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज इसको नहीं मान रहे तो अवाम या हम किस तरह मानेंगे। ठीक है, ये बात राना साहब ने वहां पे भी तंज किया कि जनाब चेयरमैन PTI से लतीफ़ खोसा साहब और इत्तेजाज हसन साहब मिलते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर से बरामद होते हैं, वो बाहर आके, वो सारी फुटेज भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि ये एक, यानी किस तरह एक प्रोसीडिंग हो रही थी और अचानक से वो राना सनाउल्लाह साहब कॉल के इनके मुंह से निकल गया था, हमने तो पहले ही कहा था कि फुल कोर्ट होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब डॉट जोड़ते हैं कि जनाब चेयरमैन PTI से मुलाकात और फिर चैम्बर में पिटिशनर और वकला जो उसके है, वकील है, उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात, और साथ वो जोड़ते हैं वो सास और दामाद वाली ऑडियो लीक्स और इस तरह की चीजें जो जोड़ते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये पूरा एक प्री प्लान था, जिस तरह 9 मई को हुकूमत या इदारे जो कह रहे हैं कि ये सारा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिटीशन है, ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर वो जात के ऊपर मैं ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्रेडिबिलिटी के हवाले से कि जस्टिस चीफ जस्टिस साहब जो उमरता बदयाल साहब जो है उनके हवाले से अगर कोई साख के ऊपर सवाल उठाए तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई करप्शन का एलिमेंट नहीं है उनकी ज़ात में और ना वो डंडी मारते हैं। देखिए, अगर इनको हक में आ जाए तो फिर ये ठीक है। पंजाब में भी उन्होंने PTI की हुकूमत उनकी वजह से कायम हुई, नून लीग की हुकूमत भी उनकी वजह से कायम हुई और इमरान खान की हुकूमत भी उन्हीं की वजह से गई। तो लिहाजा ये है कि अब जो आइन और कानून की पासदारी के लिए किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं।
अब मामला ये है कि उन्होंने बात जो की, बड़ी अहम चीज़ें आज इमरान रियाज के वाले से बड़ा अहम मामला है, वो भी बताएंगे। मामला ये हुआ कि जस्टिस आज एक तो उन्होंने अटार्नी जनरल साहब से पूछा कि जनाब 102 जो आपने कर दिए हैं तो क्या सबूत है कि इतनी जल्दी जो आर्मी ने, यानी आपने वो चार्ज कर दिया या किस तरह उनको हवाले कर लिया, क्या सबूत है आपके पास। अच्छा, फिर ये मामला भी आया कि कल DG ISPR जो है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो है उन्होंने कहा कि ट्रायल कर रहे हैं और ये वकला की तरफ से ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई और अटार्नी जनरल ने कहा कल आपके सामने कहा कि जो ट्रायल अभी नहीं हुआ, तो अटार्नी जनरल ने कहा कि अभी ट्रायल नहीं हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जज साहबान ने कहा कि हम अटार्नी जनरल की बात पर यकीन करेंगे और वो जो बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो 109 बंदों की जो लिस्ट है उसको पब्लिक करने की बात आई, तो उस पर उन्होंने कहा जी वो अभी आपको चैम्बर में मैं बता देता हूँ कि अच्छा। फिर उसके साथ साथ जो याहिया अफरीदी साहब के वाले से मामला आया, जो उसके रियाज हनीफ राय साहब जो है उनके कल रात के उनकी जो शिकायत थी उसका भी उन्होंने कहा इजाला होगा। दूसरी बात जो चीफ जस्टिस ने कहा कि वकला को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और इनको सबको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, होनी चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि उनको कहाँ हिरासत में रखा गया। फिर इस पे चीफ जस्टिस जो है उन्होंने, या सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, उन्होंने जो फौजी अदालतों की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ जो स्टे की बात है पहले भी मुस्तरद हो चुकी है, अभी दोबारा फिर जो अटार्नी जनरल की यकीन दहानी पर जो है कराने पर फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियन का जो ट्रायल है उसके जो पिटिशनर जो है या वकला हैं उनकी जानब से जो सदा है कि इसको कार्रवाई को स्टे किया जाए, रोका जाए, तो उसको फिलहाल उन्होंने फिर दोबारा मुस्तरद कर दिया, पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक अहम और जो बात है, नुक्ते बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें चूँकि उठी और 102 वाली भी आ गई। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो चीफ जस्टिस जो है ख्वाजा जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील है ख्वाजा आमिर हुसैन साहब ने कहा कम अज़ कम अटार्नी जनरल की जो असेसमेंट है या स्टेटमेंट को हुक्मनामे का हिस्सा बनाया जाए। और जिस पर चीफ जस्टिस ने विस्तार किया, क्या आप कह रहे हैं कि फौजी तहवील में अफराद को वकील का हक दिया जाएगा? तो अटार्नी जनरल ने कहा कि वकील का हक तो कानून के तहत मिलता ही है। और दूसरी बात यह है, कल DG ISPR भी बड़ा कैटेगोरिकली ये बता चुके हैं कि इन केसों में जो सिविलियन का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसको वकील की सहूलत भी होगी, डॉक्टर्स की सहूलत भी है, उनको तिब्बी सहूलियात भी दी जा रही हैं और मुलाकातों के हवाले से भी। और साथ उन्होंने ये कहा कि उनको बाकायदा उनको अपील का भी हक होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी जा सके, ये तो उनकी तरफ से भी आगे मामला। ठीक है, अब यह है कि चीफ जस्टिस ने इस्तार किया कि मौजूदा मुलजमान में सजाए मौत का मुलजम है, तो इस पर बड़ा एक अहम सवाल नुक्ता उठाया था कि यानी ऐसा मुलजम जिसको सजाए मौत हो सकती है, इस तरह के एविडेंस एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट हो। तो उन्होंने कहा कि सजाए मौत सिर्फ गैर मुल्की राब्ते, यानी ऐसा आसान है 9 मई के हवाले से जो को मास्टर माइंड है या मनसूबा साज है या मुलव्वस अफराद या अनासर हैं, उनका अगर गैर मुल्की मुल्क दुश्मन कुव्वतों से, हॉस्टाइल एजेंसी से या किसी कुव्वतों से राब्ता हुआ और वो साबित हो गया, तो उसकी सूरत में उसको सजाए मौत हो सकती है। गद्दारी के साथ लिंक कर सकते हैं। जाहिर बात है गद्दारी की दफा सारों के ऊपर वैसे लगी हुई है ना, लेकिन सजाए मौत की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो बात की और उसके ऊपर जो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी तो जिहाद तो नहीं बयान कर सकता ना, ये एक अटार्नी जनरल बता रहा है, फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पूछ रहे हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलजमान को चार्ज की नकूल फराहम की जाए, ईद के फौरी बाद दस्तियाब होगा, कोई पेशरफ्त होती है तो आगाह किया जा सकता है। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी चेयरमैन PTA के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि स्पेशल सीक्रेट की सज़ा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी सज़ा में ज़मानत हो सकती है। तो एडवोकेट अजीज़ भंडारी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सज़ा में ज़मानत हो सकती है, लेकिन FIR में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है। एक्ट में तरमीम से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट ज़िम करके दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई और 2017 में तरमीम के करके 2 साल की दहशतगर्दी की दफ़ात जो है उसको शामिल किया गया है। और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद के बगैर कैसे ऐसे इल्ज़ामात आयद किया जा सकता है और कानून में हुक्म है और ये मामला समझ से बालातर है। बहरहाल इसके हवाले से जो एक अहम वहाँ पे पेशरफ्त फिर आई कि 9 से 7 और 7 से फिर एक इख्तलाफी नोट आ गया। याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने कहा कि सिविलियंस के मिलिट्री जो इख्तलाफी नोट उन्होंने दिया है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की 23 जून की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने अजाफी नोट जो है वो शामिल है, जो सामने अभी पब्लिक हुआ है। उसमें वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है और फुल कोर्ट बनाकर जो है जो सिविलियन ट्रायल से मुतल्लिक दरखास्तों पर समात की जाए। यही मैं कह रहा था, यही पहले जो जज साहब 2 उठ गए वो कह रहे हैं, वही हुकूमत कह रहे हैं, वही अटार्नी जनरल और वही फ्री कैन भी कह रहे हैं दूसरी तरफ से, यानी एतजाज एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, सारे इस पे सारे मुतफिक हैं।
तो उन्होंने भी ये अब आ गया कि अदालत में हमारी सालमियत अवामी इत्मीनान के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और जस्टिस फायजा के बेंच पर इतराज से ना इख्तलाफ करता हूं ना इतफाक। जस्टिस जाई अफरीदी ने नोट में लिखा कि सीनियर तरीन जज का नोट पब्लिक हो चुका है, अदालती कार्रवाई के मरले पर सीनियर तरीन जज के इतराज़ात पर कुछ नहीं कहना चाहता। हुकूमती वज़रा मुद्दत पूरी करने जबकि अवाम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा सियासी माहौल में बेंच के हवाले से होने वाली जो सियासी बातें दिलचस्प हैं। संजीदा बात यह है कि बेंच की तश्कील पर मेंबरान को ही इतराज़ है, यानी अपने बेंच के मेंबर ही इतराज़ कर रहे हैं। फ्री कैन भी बोथ साइड से कर रहे हैं, यानी हुकूमती साइड से भी ये मुतालबा आ रहा है और जो दूसरी फ्री कैन है जो पिटिशनर है वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात तो एक बड़ी उन्होंने साहिब बात की है और चीफ जस्टिस को बेंच दोबारा तश्कील पर गौर चाहिए और सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमात फुल कोर्ट में भिजवाए जाए। निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, एक सीनियर जज के एतराज़ पर इस वक्त मुनासिब नहीं कि मैं राय दूँ। अहम सबसे बात, जब चीफ जस्टिस साहब उठने लगे तो उस वक्त उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक जब वो केस की समाअत के दौरान अटार्नी जनरल को उन्होंने उठने से पहले उनसे यानी मुकालमा किया और उनको कहा कि मेहरबानी करके साफ़ी इमरान रियाज जो है उसको जो है बाजियाब कराएं। और इस पर फिर जो है फौजी अदालतों में जो जिस तरह बताया कि अटार्नी जनरल ने कहा कि इमरान रियाज लापता है और उन्होंने कहा कि वो किसी हुकूमती एजेंसी या इदारे की अगर तहवील में है तो उन्होंने कहा जी हुकूमत या इदारे की है, लेकिन ये है कि वो जो है उनको बाजियाबी के लिए तमाम तर जो वसाइल हुकूमती मशीनरी जो है लाहौर हाई कोर्ट का भी आपको पता है जिस तरह चीफ जस्टिस का फैसला है और कल भी वो खुशखबरी नवीर सुना रहे थे मियां अली शफाक साहब भी कि वो बस करीब हैं और किसी वक्त भी वो आ सकते हैं और उनका वीडियो भी इस तरह का है। आज तो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि किसी वक्त भी किसी लम्हे भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी नहीं कहा कि जो हमारी जो वर्किंग ग्रुप है उसमें IG भी हैं पंजाब और बाकी मुख्तलिफ एजेंसियों के इदारे, वजारत दिफा भी है, वजारत दाखिला भी है। तो उन्होंने ये कहा कि वो इंतहाई संजीदगी से एफर्ट कर रहे हैं और हमें उनके नताइज मालूम हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो किसी वक्त भी अपनी फैमिली के साथ और ईद भी में भी वो अपनी फैमिली के साथ, यही बात जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही और बड़ी उन्होंने एक और बात बड़ी कही। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज तहवील में नहीं है जबकि वफाकी हुकूमत वही जो अटार्नी जनरल ने मुकालमा हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे खत मिला, यानी उनके फोन पर किसी ने व्हाट्सएप के जरिए वो खत लिखा और उन्होंने कहा कि उसमें इल्जाम था कि मैं इमरान रियाज की खातिर कुछ नहीं कर रहा। इस तरह की हरकत से मुआशरे में खौफ इराज फैलता है। तो मसला यह है कि उन्होंने यही कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईद वो भी अपनी फैमिली के साथ बनाए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग आपने पकड़े हुए उसमें खवातीन हैं, वकील हैं या साफ़ी या कोई भी ज़ेरे रासत है, उनको भी है उनके जो है अजीज़ो कारब से मिलने दिया जाए, उनको वकील की सहूलत दी जाए, उनको तिब्बी जो है उनको जो है सहूलतें वो फराम की जाए और जो फैमिलीज़ हैं उनके अजीज़ो कारब उनको पता होना चाहिए कि उनके कहाँ ज़ेरे रासत जो लोगों को रखा गया है या उनकी मुलाकात जो कम अज़ कम ईद पे करवाई जाए। तो ये और साथ ही उन्होंने कहा कि चूँकि अब ईद के बाद 2 हफ्तों के लिए बेंच नहीं होगा और तीसरे हफ्ते तक गालबन जुलाई तक इसकी अब हेयरिंग, तो ईद के बाद यानी तीसरे हफ्ते में अब वो मिलेंगे। तो ये तो थी आज की जो रुदाद और जो आपको जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है। और तो आगे पीटीआई छोड़ने का सिलसिला भी मुसलसल नहीं, पहले तो लतीफ खोसा जो है ना पीटीआई, बिल्कुल आपने सही कहा कि पीटीआई जो वो तो एक लंबी चल रही है। पहले वो उनके अगर 100 हैं तो वो सुना देते हैं कि वो एक लंबी जो है फहरिस्त है, विकटें गिरने का सिलसिला थाम ही नहीं रहा। मैं बतौर पाकिस्तानी जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि फ़ौज पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान हमारे लिए हमारे ईमान का हिस्सा है और जिन लोगों ने ये हरकत की है हम उनकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और उसको कंडेम करते हैं। तो जहाँ तक तल्लक है पॉलिटिक्स का, इस फैसले के बाद हमने PTI से तो को खुदाफिज कह दी है। आइंदा क्या अमल होगा, क्या सियासत करनी है नहीं करनी है, वो वक्त में साबित कर फैसला करें। मैंने कल अपने सोशल मीडिया के पेज के ऊपर अपनी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान किया था। आज मैं उसी बाबत चंद गुज़ारिशात आपसे करना चाहता हूँ। मेरे लिए आसान फैसला नहीं था। मैं ये पहली जमात थी जिसमें अपने शौक से गया था और पिछले 30-40 साल में मेरे खानदान ने पहली दफा एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्शन लड़ा। खास तौर पर मैंने, इससे पहले हम आज़ाद हैसियत के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। मुश्किल चैलेंजिंग टाइम के अंदर मुश्किल फैसले लेना पड़ते हैं। मेरे लिए ये निहायत मुश्किल फैसला था। मेरा तहरीक इंसाफ के साथ मुश्किल औकात के अंदर भी बतौर MNA के मैंने बहुत सारी
ऑफरें ठुकराई, बहुत सारे ओहदे ठुकराए, अपने आप को आईसीयू से क़यादत और डॉक्टरों के मना करने के बावजूद मैं अपना पार्टी का अमानत का वोट देने आया, जिसमें मैं हाई रिस्पेक्ट के अंदर था, लेकिन मेरी किसी पे नेक नहीं थी। फैसला मैंने अपने ज़मीर पे किया था। ये एक तो पीटीआई के इलेक्शन सेल के मेंबर थे और वो भी उन्होंने छोड़ दी, खैर राय जुदा कर ली। नदर मोहम्मद गोंदल साहब जो हैं उन्होंने भी राय जुदा कर ली। और इमरान रियाज के हवाले से जो सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से पिटीशन लेके गए हुए हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब खुद भी बहुत बड़े वकील हैं और उनके वो वकील हैं और वो पिटिशनर है इस केस के अंदर, तो वो भी इमरान रियाज के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से क्या कह रहे हैं उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी बरादरी का, आपके बारे में उन्होंने कंसर्न शो किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और रियाज का क्या नाम है पूरा, इमरान रियाज का खसूसी बात हुआ और उन्होंने कहा इमरान रियाज हमारे पास नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि इसी तरह एक हुआ था और हमने कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कहें और एक हफ्ते में आ गया था। तो उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको टेकअप करेंगे ताकि ये ईद इमरान रियाज अपने घर में बाल बच्चों और खानबादे के साथ गुजार सके। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ये कोई काबिश करके ये इमरान रियाज को मुखलसी मिलेगी। जर्नलिस्ट का, सहाफ़ी बरादरी का, आपके बारे में उन्होंने कंसर्न शो किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और रियाज का क्या नाम है पूरा, इमरान रियाज का खसूसी बात हुआ और उन्होंने कहा इमरान रियाज हमारे पास नहीं है। तो चीफ साहब ने कहा कि इसी तरह एक हुआ था और हमने कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री को जी अल्लाह ताला लतीफ़ खोसा साहब की ज़बान मुबारक करे। हमारी पाकिस्तान भर में बसने वाले और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत दुआएं हैं उनके लिए और हर एक को जो है इख्तिलाफ़ राय का हक़ है और आज़ादी इज़हार राय भी है, लेकिन कुछ रेड लाइन्स भी हैं। बहरहाल उसके बावजूद हम कहते हैं कि उसके लिए जो प्रॉपर एक कोर्स है, आप अदालतों में केस करें, हर एक का फ़ॉर्म मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि अगर ईद अपनी फैमिली के साथ वो करेंगे तो हमें भी बड़ी खुशी है, हम दुआगो हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी इसमें बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, उनके वकील ने भी इसी जो है इज़हार किया है खुशखबरी का। लतीफ़ खोसा साहब भी खुशखबरी दे रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब और पाकिस्तान जो है उन्होंने भी कहा, हुकूमत भी संजीदगी से इक़दाम कर रही है और मैं समझता हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो बहुत एक खुश आइंद बात है। उसके साथ साथ साना 9 मई के हवाले से एक बहुत बड़ा जो किरदार है खतीजा शाह के हवाले से, उनकी चूँकि डुअल नेशनलिटी भी है और एक बड़ा ब्रांड जो है उसको भी वो चलाती हैं और एक इसलिए बहुत ज़्यादा, और उनकी तो माशाल्लाह मुलाकातों के लिए दीगर जो मालिक के जो सफारतकार हैं वो लंबी लंबी मीटिंग्स भी उनकी हो रही हैं। तो लग मुझे ये रहा है कि ज़ाहिर बात है जब आलमी ताकतें इसमें पड़ गई हैं तो अल्टीमेटली तो उनको अब मुझे लगता है कि बेल अब मिल ही जाएगी, वो तो बेल उनको मिल ही जानी, क्योंकि अब कहानी इस तरह भी आ रही शायद कि उनके खिलाफ कोई शाती नहीं है। अगर शाती नहीं थी तो फिर इतनी देर आपने किस तरह रख लिया, हाँ जी गिरफ्तार क्यों किया। तो लादा मसला ये है कि शातें तो हैं लेकिन बेसिकली मेरा ख्याल है कोई प्रेशर है, दबाव है, और हमने देखा है बड़े बड़े लोग यहाँ से जाते हुए, वो रेमंड डेविस वाला वाकया भी आपने देखा ही है। लेकिन सर ये दो कौमी नजरिया नहीं है कि एक उन्हीं के जो साथी, यही बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर जो एक गरीब आवाम है ना, अब तो पहले तो आवाम की खालें उतर रही थी, अब तो गधों की खालें भी हम करेंगे ना एक्सपोर्ट चाइना को, तो गधे अवाम खा रही है, अवाम गधे हैं या गधे अवाम, पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मिक्सअप हो रहा है कि पाकिस्तान की अवाम की कोई औकात नहीं है कि वही और ख़वातीन अगर पाकिस्तानी हैं या और कोई डॉक्टर इंजीनियर या दो भी हैं तो उनको आप अंदर रखेंगे, और अमेरिका के दबाव के ऊपर अगर इसको फिर अब यही चीज़ है कि वो बाहर चले जाएंगे मक्खन से बाल की तरह, तो फिर उनको भी छोड़ दें। यानी हम कॉलोनी अभी भी हम निकले ही नहीं उस आज़ादी से, क्या फ़ायदा उसका कि अगर हमने ये मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा को अगर उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो फिर उनको पकड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल, और अगर आपने पकड़ा है तो फिर सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, बाकियों को भी आप छोड़ दें। फिर अगर उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा देना है तो मैं ये नहीं कहता कि उनको आप सजा ज़रूर दें, बेनिफिट ऑफ डाउट का फिर सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बहरहाल चूँकि उनकी ड्यूअल नेशनलिटी नहीं है, उनके पास इतना सरमाया नहीं है, उनके पास वकला की इतनी बड़ी बड़ी टीमें नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फिर पाकिस्तान में बदकिस्मती है। नायब कप्तान हैं पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके भी आज आम बयान सामने है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ सुर्खियों में रहे कि जो खबरें शाह महमूद कुरैशी लेफ्ट कर रहे हैं पीटीआई को और मुख्तलिफ तरह की परवेज़ खटक से देखिए वो झंडा 2011 से उन्होंने थामा हुआ है और बार बार वो कहते हैं कि झंडा मैंने, लेकिन झंडा थाम के तो पकड़ पकड़ के उनके वो कहते हैं ना हाथ ऐसे थक गए,
लेकिन उनको यकीन नहीं है, ना झंडा देने वाला उनको झंडा दे रहा है और ना वो झंडा छोड़ रहे हैं। वो पंजाबी में मिसाल है ना कि मैं खेस नहीं छड़ना, खेस मैंने नहीं छड़दा। कंबल कह लहाफ कह लें, खेस कह लें, लेकिन कल साहब रजाई कह लें, एक और भी पॉइंट है ना, ठीक है। अब मसला ये है कि वो कह रहे हैं जी मैंने झंडा थामा और मैंने कब छोड़ा है, ये यही जवाब देते हैं। उनकी जुबानी पहले सुन लेते हैं, फिर हम बात भी कर लेंगे। देखिए, मामला अदालतों में है और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की। उन्होंने अपने कानून के मुताबिक बताया कि एक प्रोफेशनल फोर्स है और वो अपना प्रोफेशनल डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं। सबने सुनी। तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि हम अवामी मसाइल, इज्तमाई मसाइल पर जिक्र करें। शख्सियात का जिक्र मैंने फैसला किया जब से जेल से रिहाई हुई कि मैंने शख्सियात पर नहीं, मैंने नजरियात पर बात करनी है। नाजरीन, खबरें और भी बहुत सारी हैं। झंडा किसको मिलता है, ये कुरा किसके नाम निकलता है। चेयरमैन पीटीआई जो है वो झंडा किसी को, नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, उन्होंने जानशीन भी बना दिया, वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया, सदर भी किसी को बना दिया। मोहतरमा जो है उनकी जब नाअहली पार्टी के हो रही थी तो पार्टी की बैन होने जा रही थी तो उन्होंने मखदूम अमीन फ़हीम के नाम से पार्टी, जो आज तक भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से रजिस्टर्ड है, उन्होंने भी उनको झंडा दे दिया। यहाँ से झंडा मिलने वाला नहीं है। परवेज लाई साहब जो है वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बिल्कुल बीमार आदमी हैं, शुगर पेशेंट है और बहुत सारी बीमारियां, पाँव उनके सूजे हुए हैं, कपड़े वो खुद उन्होंने बताया कि मैं कपड़े धो के खुद। कल साहब साबिक वज़ीर आला भी है, कई दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं और आपकी पार्टी के सदर भी हैं और उनके लिए मुझे नहीं ख्याल कि एक ट्वीट भी किया हो चेयरमैन पीटीआई नहीं, मेरे ख्याल एक ट्वीट मेरी नजर से नहीं परवेज़ साहब या एक बयान भी दिया हो। जब सवाल किया गया तो उस पर भी उन्होंने उनकी हमदर्दी नहीं की। उन्होंने कहा हाँ जी वो चूंकि वो शफाफ और इंसाफ उनके साथ हो जाएगा अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। उनकी हमदर्दी नहीं की, उनके साथ कोई सॉलिडारिटी नहीं की और वो एक मुकदमे से निकलते हैं। अभी तो पहले पुलिस पहुंची होती है, वहां बख्तरबान गाड़ियां पहले पहुंची होती, एक से जमानत होती है, दूसरे में पकड़े जाते हैं। एंटी करप्शन कहती है कि मजीद उनके पास मुकदमात की फरिस्त खत्म हो जाती है कि वो कहते हैं अभी बाकी इंक्वायरियां मुकदमे खत्म हो गए, उसके बाद एफआई आ जाती, एक में जमानत होती फिर दूसरे में पकड़ लेती है एफआई। वो अंदर जिस तरह धक्के खा रहे हैं, उनकी एहलिया का बयान आया, मोनस लाई साहब के, उनके ऊपर पर्चे पे पर्चे हो रहे हैं, उनके सारे बंदे उठाए जा रहे हैं, मोहम्मद के नौकरियों से फारिग किए जा रहे हैं और क्या क्या नहीं किया जा रहा। उनके अजीजों कारब, जानने वाले साथी, कोई उनके जो जानने, उनको अकाउंट्स तक उनके खंगाले जा रहे हैं, उनको वादा अफवाह बनाने के लिए धमकियां लगाई जा रही हैं। कोई सोसाइटियों वाले लोग हैं उसमें, सोसाइटियों वाले लोगों को उनके अकाउंट्स मंगाए जा रहे हैं, कभी किसी महकमों वाले लोगों को, कभी किसी को डराया जा रहा है। मतलब उनको डरा के कहते हैं कि आप इनके खिलाफ वादा अफवाह बने। तो वो कहते हैं किस बात के बने कि हमने को उनसे ना उन्होंने हमें से किकबैक ली है ना हमने को दी है, तो किस बात के बने। वो कहते हैं आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल बहुत सारी चीजें। एक और कुरैशी साहब के हवाले से डिस्कशन जारी थी। कुरैशी साहब पर मेरा सवाल ये है कि उनको लेकर चेयरमैन पीटीआई ने जावेद हाशमी को भी नाराज किया, जहांगीर तरीन भी कुरैशी साहब की वजह से नाराज हुए। कुरैशी साहब के लिए कितना आसान होगा कि पीटीआई को इस टाइम पर छोड़ना? वो नहीं छोड़ रहे, पीटीआई उनको ऑन नहीं कर रही, मैं अब क्या करूं। वो कहते हैं मैंने 11 में झंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं वो तो मर्जी है अब चेयरमैन पीटीआई के वो किसको झंडा देते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जबान से तो निकल जाती है बात। वो धक्के वो भी खा रहे हैं, कभी वो इस्लामाबाद होते हैं, कभी पेशावर, कभी लाहौर, धक्के दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सारा 9 में भी उन्होंने पकड़े जाना तो वो तो इत्तेफाक से कराची थे, वरना उनको भी उन्होंने रख लेते, धर लेते तो क्या कर सकते थे। तो बहरहाल खैर मैं ऐसे नहीं कहता कि सारा 9 में किसी को गलत पकड़ा गया, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो पकड़े हैं बाकायदा उसके अंदर काउंटर चेक किए गया और बहुत सारी अहम खबरें भी हैं, आगे जाके बताएंगे। एक अभी रिपोर्ट देख लें द राइज एंड फॉल, वो उसके बाद बहुत सारी खबरें हैं, ब्रेक भी आएगी, तो अभी रिपोर्ट देखते हैं। जिसके घर के सामने कारकुनान का शोर था, मेले ठेले थे, मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन, 9 मई के बाद अब वहाँ बात करने वाला भी मुयस्सर ना था। कल तक जो साथ थे, मरने जीने की किस्में खा रहे थे, अब नए आशियाने की तलाश में थे। सब छोड़ गए, सब पटे उतड़ गए। जैसे मैंने कहा, पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ, और आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा, जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाया करूँगा। मैं ये ऐलान करती हूँ, जितनी भी
पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। अब थी तो अदालतें, कचहरियां और पेशियां। कल तक जो अदालत जाता था तो 7 गाड़ियों की लंबी कतारें होती थीं। आज उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। कल तक जो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन आज बात करने के लिए दहाइयाँ दे रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब सिर्फ पछतावा, खामोशियाँ और वैरानियाँ थीं। कहानी इतनी सी है कि हर उरूज को जवाल है। क्यों हर उरूज को यहाँ आखिर जवाल है? सोचे अगर तो सिर्फ यही एक सवाल है। रिपोर्ट आपने देखी है और भी बहुत अहम खबरें और इंकशाफात यहाँ पर मौजूद हैं। लौटे छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। दुबई एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान के तमाम तकरीबन अहम तरीन रहनुमा दुबई में इकट्ठे हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमाओं की बैठक के हवाले से, बैकडोर राब्तों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। असद खल साहब से जानेंगे कि अंदरूनी कहानी क्या है, ये पीछे क्या बैकडोर राब्ते जारी हैं, क्या फैसले हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह यहाँ पे हाइप क्रिएट होती है ना कि यहाँ पे बैठ के वहाँ पे कोई पाकिस्तान का कोई मंजरनामा सियासी या आगे बढ़ना, पावर शेयर वो हो रहा है, लेकिन असल बातें डीले विले होती हैं वहाँ पे। किकबैक कमीशन, अपने सौदे खांचे वगैरह सीधे पदर करने होते हैं। आपको याद है ना, अकामा नवाज शरीफ साहब का निकला था, तो वो अकामा भी उनके पास है और उनके बेटों की भी कंपनी है वहाँ पे। इसाक डार साहब जो हैं, उनके बेटे अली डार, उनके जो दामाद भी हैं, उनकी साहबजादी भी हैं, उनकी भी कंपनी है। नवाज शरीफ साहब के बेटों की भी कंपनी है। तो वो खाते शाते सीधे पदरे करने होते हैं, तो इसलिए भी चक्कर लगता है। इतनी हाइप नहीं है कि वहाँ पे बैठ के कोई सारा कुछ वो कर लेंगे, या जो कर लेंगे वो हो जाएगा। इतने अब तो अवाम भी नहीं है गूफ के वो 25 करोड़ अवाम जो है जो कर लेंगे और अवाम जो है उस पर आमीन कह देंगे। अब वो दौर गए हैं अभी भी, लेकिन अब वो बहुत कम उस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें। अब देखिए, एक तो ये है कि वहाँ से नवाज शरीफ साहब आ गए, उसके बाद जरदारी साहब चले गए जहाज़ पे। अब किन के जहाज़ भाग रहे हैं वो अंदाजा लगाया ना। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि वो उसका डबल निकालेंगे कि नहीं, अगर ये हुकूमतें बनाएंगे। और पहले भी पावर शेयरिंग में और उनके बाकी शराकतदारियाँ भी हैं और सारे मामलात भी हैं। बिल्कुल। उसके बाद मरियम साहबा चली गई, बिलावल साहब मौजूद हैं वहाँ पे, और एमरेट सिल जो है वहाँ पे अली डार साहब की अपनी साहबजादी और दामाद के घर वो ठहरे। फिर कुछ ताजरों से मुलाकातें हुई नवाज शरीफ साहब की। फिर इनकी आपस के अंदर मरियम साहबा बिलावल साहब की मुलाकात गालबन हुई। इस तरह की भी खबरें आई, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए जो खबरें आ रही हैं मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मेरे पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है या मैं अथेंटिक सोर्स को बात करें तो मैं वो बात बताता हूँ। मैं सुनी सुनाई खबरें टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर टिकर शिकर, उस पर मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, बहरहाल जो मेरी खबर इतलात हैं कि वो कोशिशें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही, राब्ते हो रहे हैं। उधर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे लंदन में, फ्रांस से पैर से वो सीधे उधर पहुँच गए। उनके भी खाते हैं उधर, आपको पता है ना, उनकी फैमिली भी उधर है, यानी सलमान भी उधर काफ़ी देर रहे हैं, हमजा भी रहे हैं, आगे उनकी जो बहू हैं वो भी हैं, बच्चे भी उनके वहाँ पैदा होते हैं। बहुत मेरा ख्याल गालबन सलमान के या हमजा के वो भी बेटी या बेटा हुआ था। और उनके भी फ्लैट्स हैं ना शहबाज शरीफ साहब, इतने वो भी बोले सादे नहीं हैं, तो उनके भी खाते हैं वहाँ पे। क्योंकि उधर यूके से टीटियाँ लगती थी, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से, जो 7 अरब का था एक, 14 अरब का एक था, वो तो खैर अभी धुल गए, ड्राई क्लीन में डाल जाते हैं। बदकिस्मती है कि जब इनके केस मैच्योर होने लगते हैं ये हुकूमत में आ जाते हैं, अपनी प्रोसिक्यूशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में, नैब, एफआई सब नीचे, तो उसके बाद फिर ड्राई क्लीन। अब दुबई के बताता हूँ। अब मसला ये है कि वहाँ पे तय क्या हो रहा है, तय हो चुका है, कल भी मैं बता रहा हूँ कि गिलानी फैमिली जो है उसके खिलाफ नून लीग बंदा नहीं खड़ा करेगी, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ नून लीग बंदा नहीं खड़ा करेगी, नदीम अफजल चांद के खिलाफ बंदा नहीं खड़ा करेगी, और एक आध और सीट है गालबन में, अगर भूल रहा हूँ तो आप जरा बता दें। तो ये 3-4 एडजस्टमेंट होगी। हाँ, वो नून लीग बंदा नहीं खड़ा करेगी, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकियों पे नून लीग अपनी एमएनए की किसी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, ये भी उनकी मेहरबानी है, क्योंकि उसके बदले में हुसैन से इतनी एमएनए की सीटें नहीं एडजस्टमेंट मांग रहे, नहीं मांग रहे ना। तो लादा ये अब इन 4 सीटों से अगर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो मुझे को बता दे रॉकेट साइंस, इन 4 सीटों से, इसके अलावा 5वीं सीट बता दें वो कौन सी उनकी है। लाहौर में एक सीट निकाल लेंगे, वो हमद मीर साहब के भाई भी गालबन इनके, आमर मीर, हाँ जी, आमर मीर नहीं, वो तो वज़ीर इत्तलात है ना, एक और भाई भी उनके हैं,
यानी एक मौजूदा हुकूमत में अहमद मीर साहब का तो चलो अपना एक उनका सही है कि उनका अपना एक नज़रिया है, नुक्ता नज़र है, और नो डाउट कि वो हर एक हर हुकूमत को वो बुरे लगते हैं और हर अपोजिशन को वो अच्छे लगते हैं। हर अपोजिशन को वो अच्छे लगते हैं और हर हुकूमत को वो क्रिटिक बुरे लगते हैं। अब देखें ना, पहले पीटीए को क्रिटिक थे, अब वो हुकूमत के क्रिटिक है और पीटीए की सपोर्ट में बात कर जाते हैं। बात वो सपोर्ट या हमायत या मुतद्दी, उनका नजरिया जो है वो उसी पे खड़े हैं। किसी को अच्छा किसी वक्त लगना शुरू हो जाता है जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, उसी ने जर्नलिस्ट साहब दुबई में जो इस वक्त बैठक है, कहा यह जा रहा है कि आए रोज लंदन में जो एहतजाज होता था नवाज शरीफ साहब के बाहर और राइशगाह के बाहर, और इसी वजह से वहां पर कुछ रहनुमाओं की मुलाकातें डिस्टर्ब हो सकती थी, तो इसी वजह से दुबई आए। वो डिस्टर्ब भी दूसरा लाइमलाइट में आ जाती है। ये चोरों की तरह मिलते हैं छुप के, यानी अपने इंटेलिजेंस इदारों से छुपते हैं, अपने अवाम से छुपते हैं, अपने इदारों से छुपते हैं। तो अंदाजा लगा ले फिर इनकी ताने बाने कहाँ, डोरियां कहाँ हैं, डरते क्यों हैं? पाकिस्तान के अंदर मुलाकातें क्यों नहीं करते? लंदन के अंदर भी डर रहे हैं, क्यों? कि लाइमलाइट में ना आ जाए। और बाहर की जो हॉस्टाइल एजेंसी मुल्क दुश्मन है, उनकी गोद में बैठ के मीटिंग करते हैं। आपको पता दुबई या अबू धाबी या यूएई जो है, वो तो इंडिया राज जो है उसका तो वो सेफ हेवन है, वो तो उसकी उनकी छोटा सा मतलब उनके लिए पॉकेट है, वो सारा वहां पे उनका इन्फ्लुएंस है और बाकी भी कर सकते हैं सब, लेकिन उनसे नहीं डर उनको। इस तरह आप बरतानिया में बैठ के, तो वहां पे तो आपको बरतानिया में तो MIA है, 5S MI6 है, SIS नाम उसको कन्वर्ट, तो अब सारी एजेंसियां वहां पे भी है, रा का भी वहां पे इन्फ्लुएंस है, सारी और भी एजेंसियां दुनिया की बैठी है, इजराइल की एजेंसी है, CIA, सारे लोग, तो वहां पे उनको कोई डर नहीं। अब मामला ये है कि ये जो इनकी मुलाकातें हो रही, फिर अबू धाबी भी जा रहे हैं, रॉयल फैमिली से मुलाकातों की खबरें भी आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपना दौरा तवील कर दिया यहाँ पे, नॉर्मली वो हज पे जाते थे सऊदी अरब, अब वो आके भी हज पे नहीं जा रहे, हज के बाद जाएंगे या कल 30 जून के बाद जाएंगे। एक दबंग एंट्री भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता दरीचे खुलेंगे ना समझ आ जाएगी। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मांगने तो पैसे कहीं जाते नहीं, ठीक है, और उन्होंने जो जिस तरीके से शुरू किया हुआ है, यानी MD की जो MD जो है उनकी IMF की, उनसे मेरा ख्याल कई दफ़ा उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, और फिर एक दफ़ा उन्होंने उनसे भीख नहीं बिल्कुल मांगते, कोई ऐसी बात नहीं, इमदाद मांगते हैं, सारी बात है, और बहुत बड़ी बात है, प्राउड की बात है। और ये इनके भाई ने कहा था कि हम तो निकल आए थे और ये चेयरमैन PTI इमदाद और भीख में क्या फ़र्क है? पता नहीं, मसला ये है कि वो देखिए बैगर कांट भी चूज़र, तो मसला ये है कि जो आप $1 अरब के लिए 2 अरब की आपने नाक की लकीरें आपसे निकलवा दी उन्होंने, 215 अरब का टैक्स लगा दिया। TLP से इन्होंने कहा कि जनाब हम पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, 50 से 60 रुपए लेवी कर दी। अच्छा, हर तरीके से ये मतलब 200 अजाफी 215 अरब लगा दिया, गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, चीज़ें महंगी कर दी, GST के अंदर इजाफा कर दिया, हर तरीके से आप टैक्सेस के अंदर रेशो बढ़ा दी, ठीक है, मार्कअप बढ़ा दिया, हर तरीके से आपने आवाम को निचोड़ के रख दिया। हड्डियों से गुदा खून तो आप पी चुके हैं, गुदा मेरा ख्याल है वो भी आप खा रहे हैं, इनके अपने वजीर कह रहे हैं ना बिल्कुल कि गुदा खा रहे हैं। अच्छा, तो मसला ये है कि वो भी हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि जो डेडलॉक बरकरार है, यानी इतनी नाक की लकीरें निकलवा ली उन्होंने, और कभी ये धमकी लगाते हैं और कभी पाँव पड़ते हैं। पहले सागडार साहब ने कहा कि वो कौन होते हैं, तो उसके बाद हर बात उनकी मान भी रहे हैं, और उसके बाद भी उनके नाज नखरे पूरे ही नहीं हो रहे। यानी इस तरह तो दुल्हन के भी इतने नखरे नहीं उठाए जाते पहले दिन की, और जिस तरीके से IMF बनी हुई, यानी देखिए एक तरफ वो सूद पे दर सूद और अरबों डॉलर उनको हम सूद की मद में देते हैं, और नखरे उनके देखें कैसे, सॉवरन गारंटी भी है, सूद की मद में पैसे भी वो लेते हैं, और उसके बावजूद उनके नखरे देखें, नाज नखरे हम जो है खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे। और वजह क्या है कि उनको पता है कि इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, इनका टाइम जो है ना वो आज गए या कल गए, ये मेहमान है चंद घड़ियों के, चंद दिनों के, चंद हफ्तों के, तो लिहाजा ऐसे लोगों से डील वो भी नहीं करते। रियासत जो है ना वो जमानत होती है और मैंडेट होता है किसी हुकूमत के पास, और ऐसे लोग जो है जिनके चेहरे जो हैं वो देख के लोगों को पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं साइड पे हो जाता है भाई, क्योंकि इन्होंने मांगना ही आके, वो बहुत सारी फुटेजेस भी आई हैं, उनके अपने बयान है कि मैं मांगने नहीं आया, सिर्फ एक दफ़ा हमारी मदद कर दें और मैं कौम का खून निचोड़ के उनको मजीद करके तो हम आपको वापस कर देंगे। भाई अपने इतने एसेट आपके पड़े हुए अरबों रुपए के, जरदारी साहब, शरीफ फैमिली, 2 ही सिर्फ कर लें, उसमें 10% भी अगर दे देना तो पाकिस्तान के कर्जे उतर सकते हैं। वो इन्होंने खाया है ना, वो पाकिस्तान पे थोड़े लगे हैं,
साथ बर आज़म तक वही पैसा गया है ना घूम के, जो टीटियों के जरिए इधर आता है, कभी उधर जाता है। 8 अरब, 14 अरब, 7 अरब, 90 अरब, 10 अरब, 20 अरब, कोई जरदारी के खातों में उधर से आता है बरामद, इधर से आता है, इधर से उधर जाता है, ठीक है। उसके बाद पीटी के दौर में भी यही हुआ। वो फरद शहजादी नाम के आ गए, गोगी शोगी जो कहते हैं उनको, वो एहसन जमील आ गया, बुजदार फैमिली आ गई, उनकी खतून अव्वल आ गई, उनकी फैमिली आ गई, और उनके जो चेयरमैन पीटी की बहनों के आगे खाते आपके सामने इजाफे देख लें, मैस्टियाँ भी ली हैं उन्होंने, ज़मीनें भी ली हैं। तो काफी ज्यादा हर बंदा अपनी गेम तो डाल रहा है ना, बिल्कुल। और हीरे की अंगूठियों और कैरेट पता नहीं कितने होना चाहिए, और आपने बच्चों को उनके जो माशाल्लाह खतून अव्वल है उसके कितने करोड़ कितने अरब इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटी चेक करें ना जरा, नहीं है तो मैं भी जो भेज देता हूँ। उनकी जो अहलिया की जो बेटी है उनको फार्म हाउस 10 करोड़ का कौन दे गया, बिल्कुल। उनके बेटे के 80 करोड़ अकाउंट पे कौन डाल गया, बुशरा साहब रिकॉर्ड पर है। अच्छा, फिर उसके बाद 25 करोड़ की अटक में जमीन के पैसे कौन टाइकून दे गया, 22 करोड़ की एक और जमीन है उसकी पेमेंट मैं कर गया, कौन कर गया। तो पहले उनके जो खामद है साहब, उनके जासों में कितना इजाफा हो गया। तो इमरान खान साहब और जो पीटीए के चेयरमैन हैं उनको ये सारी चीज़ें वो भी देखें। अब मामला आगे आ जाते हैं, डेडलॉक अभी भी बरकरार है, यानी हमारा तेल निकल चुका है, आवाम का गुद्दा खून सब कुछ निचोड़ चुके, हड्डियां अब रह गई हैं, ढांचा रह गया। तो उसको भी मेरे ख्याल पीस के ना, क्योंकि आगे जाके बताएंगे हम गधों की खाले तो हमने उतारनी, आवाम की, आवाम भी गधे ही बन के रह गए। यहाँ पे जो आवाम की सूरत हाल कर दिया होगा, जो हाल कर दिया है कि वो गधे की तरह ही हम, मैंने कि 3 टाइम 2-2 लोग जॉब्स कर रहे हैं और फिर भी पूरी नहीं पड़ रही, 3 टाइम का खाना फिर पूरा नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना, लोग एक जॉब पे तो गुजारा नहीं हो रहा। पहले एक कमाता रहा, सारे खाते थे, अब सारे कमाते हैं फिर नहीं कर खा सकता, अब सारे 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, एक की बजाय 2-2 नौकरियां करनी पड़ रही, तब जाके उनकी पूरी पड़ती है। तो मामला यह है कि डेडलॉक बरकरार ही रहेगा, और वो पैसा आना है वो हमारे पाकिस्तान के अवाम या मुल्क के लिए नहीं होना, वो इन्हीं अशराफिया के लिए होना है कि इन्होंने उस पैसे को निकालना है खांचा और अपने अकाउंट्स में सेटल कर देना। अच्छा, फिर उसके बाद MQM के जो माशाल्लाह, अब चूंकि अबू धाबी की वो बात बीच में निकलेगी, ये बात मेरी तयशुदा है और मेरे पास एविडेंस है, बेशुमार एविडेंस है कि जब कोई आपका मुल्क का एसेट बिकता है ना, जहां से आपको कमाई हो रही है, ये तो पोर्ट है ना, या जिस तरह रोज वैलेट होटल है, या आपका रेलवे, या आपका PIA, या आपका मोटरवे, जहां से आपको अर्निंग आ रही है, अगर उसको आप लीज पे देते हैं, जो बेचते हैं, तो दलाली करने वाले जो होते हैं ना, जो दलाल होते हैं ना, वो उनका हिस्सा जरूर होता है। इससे के बगैर दलाल जो है ना वो तो काम करते ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक। और अफलातून इसी ने कहा कि बदकिस्मत है वो कौम, वो मुल्क, वो कौम, वो अवाम के जिसके इक़्तिदार पर जो अगर बराजमान सरमाएदार हो तो उसकी उस दिन का बदकिस्मती का आगाज हो जाता है उस कौम और मुल्क और अवाम का, पाकिस्तान का। क्योंकि उसका हार उठने वाला, वो जो सरमाएदार हुक्मरान होता है ना, उसका हार उठने वाला जो इनिशिएटिव है, जो एक्शन है, जो अमल है, जो कदम है, वो मुल्क और अवाम के मफाद के लिए नहीं होता, जेब के लिए। वो रियासत, वतन या मुल्क या अवाम के लिए नहीं होता, वो नेशन के लिए नहीं होता, वो अपने जाती माली कारोबार मफाद के लिए होता है। और उसका नतीजा आपने 30 साल में देख लिया कि बड़े आज़म तक किसकी जायदाद है, वो अवाम की फैली, 2 खानदानों की, या बाकी और 2-4 होंगे, और भी लोग हैं। फजल रहमान साहब देख लें, ANP वाले देख लें, MQM वाले देख लें, शरीफ और जरदारी देख लें, और भी बहुत सारे आगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस तरह की जोकें हैं, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी हैं, इस तरह जुडिशरी के अंदर भी हैं, जुडिशरी के अंदर भी हैं, डाकू तो हर जगह पे बैठे हैं। इवन नेक्सिस है, एक ट्रेंड पूरा है कि ना, नेक्सिस है पूरा, और कैटलाइजेशन है कारपोरेट सेक्टर के अंदर, ये जो माफियाज है बहुत सारे। अब ये है कि फैसल सब्ज़वारी साहब जो है गालिबन वो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, और अभी ताज़ा डील हुई अबू धाबी से, बिल्कुल, और अबू धाबी में जाना है एक साहब ने नई डील के लिए, और नई डील से नहीं, हमें नहीं पता, वो भी इधर से चले गए। तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि नवाज शरीफ साहब का भी बयान था कि चोर इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपने नाम पे एहसासे रखता है या अकाउंट में पैसे लेगा, वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता। तो जब कोई इस तरह के किकबैक्स या कमीशन होते हैं ना, तो वो अकाउंट्स में नहीं ली जाती, वो दस्ती जाके चीज़ें दी जाती हैं, ली जाती हैं, साहब खाते किए जाते हैं। तो फैसल सब्ज़वारी साहब मेरा ख्याल है पता नहीं किस चक्कर में गए हैं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि डील नई ताज़ा हुई है और उसके अंदर खांचा तो होगा यकीनन, और पैसा पाकिस्तान को जो आना था वो तो कहानी बंद हो गई, वो तो बंद हो गई ना कहानी, जो पैसा आना था हमें वो बंद हो गया। उसके बाद 400 मिलियन पाउंड जो डॉलर जनाब, वो आपको फिर मुझे तकलीफ होती है,
$400 इस सालार से हमने लेना है, $400 मिलियन और 24% का शेयर था। अबू धाबी वाली पार्टी है वो, बिल्कुल वही पार्टी है। अच्छा, नैब के अंदर मेगा करप्शन केसेस में है, 179 के अंदर है। मैं पिटिशनर हूँ, नैब में मुद्दई हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 8 से 13, जब नैब नोटिस देने लगता था, रहमान और जरदारी साहब का फोन आ जाता था कि इनको कुछ नहीं कहना क्योंकि ये हमें फैसिलिटेट वहां पे कर रहे हैं, सही है, इनको नहीं पैसे मांग रहे। रियासत पाकिस्तान के पैसे, हुकूमत आई नून लीग की, डार साहब पड़ जाते थे क्योंकि उनके बेटों का उनका कारोबार है वहां पे, और उनके जाली लेटर भी आपको पता है कितने पैसे मुझे उधर से मिले थे, उन्होंने रोक दिया। फिर उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, मैंने कहा अब कर लो, उन्होंने कहा जी वो शहजाद अकबर आ जाता है बीच में, कभी आजम खान का फ़ोन आ जाता है और लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, तो लादा वो बेटा $400 मिलियन उनसे लेना है, 24% शेयर है, पूरा उनको दे दिया, जायदाद 100% दे दी उनको, और रजिस्ट्रियों के पैसे भी हुकूमत पाकिस्तान ने दे दिए उसी एक और अबू धाबी की फैमिली को। तो इसके अंदर मुझे दलाली में जो दलाल है वो तो खाएंगे ना पैसा, बिल्कुल खाएंगे। वो दलाल जो है 400 मिलियन पाउंड क्यों नहीं ला रहे? ये दलाल लाए ना, ये दलाल मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो सालार से 400 मिलियन पाउंड नैब के अंदर है, मुझे चैलेंज करें। अब तो उसको मार्कअप डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट करें। तो अब मामला ये है कि ये जो चीजें दलाली हो रही है, और किक बैक मोटरवे की कहाँ पे मोबिलाइजेशन चार्जेस, मुझे कंट्री एक्ट डेवो ने बनाया, आज भी जिंदा है, उसने वो पैसा आना था, नहीं आया, और उसी दौरान पार्कलैंड के फ्लैट भी ले लिए गए। अब मुझे नहीं पता वो पैसा, लेकिन मेरे पास वो रातों रात जो है ना, वो जिस तरह वो उसकी कीमत इनांस भी की गई और टेक्निकल चेंजिंग के बगैर वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं, के इलेक्ट्रिक वाला भी देख लें कि वहाँ पे वो लूट मार है, वहाँ पे आरफ नकवी कौन था, चेयरमैन पीटीआई उसकी सिफारिश करते, अमेरिका के अंदर वांटेड था, बरतानिया के अंदर, और वही जो क्रिकेट वाला जो मैच के चक्कर में आपको पता है उसके ऊपर नैब और एफआईए में केसेस थे, जो बशीर मेमन को कहा, नैब को कहा, मैं उसमें मुद्दई हूँ, मुझे डीजी रेंजर ने फाइल दी, उसके अंदर अरबों के खाते हैं, उन्होंने कॉपर बेच के सिल्वर लगा दिया और अरबों रुपए के देने हैं, लेकिन उस वक्त थामू बन गया चेयरमैन पीटीआई, और वो बंदा भेज रहा है पैसे, डोनेशन आप दें। एक और फैमिली है वो जो वाइटल वाले, बिल्कुल, और वो मौलवी साहब भी एक साथ हैं जिन्होंने अपने आप बहुत सारे ब्रांड बना लिए, बिल्कुल, वो साथ गए थे चेयरमैन पीटीआई को मिलने, और वो कैबिनेट से अप्रूवल भी लेने की कोशिश की। शहीद अरशद ने प्रोग्राम किए, मैंने प्रोग्राम किए, मनी लॉन्ड्रिंग की, सऊदी अरब पैसा, सारी चीज़ें। पहले इजाजुल थामू था, फिर ये चेयरमैन पीटीआई बन गए, और वो मौलाना साहब जो है साथ वो ले गए, और पैसे कितने लिए, फिर अपने ब्रांड बना लिए, क्या किया, वो कहानियां भी। वो एफआईए में केस पाया, नैब में, फिर एफआईए में, और उसका भी कोई परेशानी आ ली। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की है उन्होंने, उस खानदान ने, वो जो हाजीजा यासीन और उसके आगे बेटे बेटियां बहुएं और इस तरह की कहानियां। सही है। तो मामला ये है कि ये पाक चाइना की बात कर रहे हैं जी आप, पाक चाइना वो कहते हैं जी अब मिर्चें डेयरी बहुत अच्छी बात है, और साथ गधे जो है पैदा हो गए, मेरे ख्याल 50 से 60 लाख हो गए गधे। बिल्कुल, जब भी इदारा शुमारियत की रिपोर्ट आती, चले ये खुश आइंद बात है कि गधे कम से कम जिंदा हैं, गधे एग्जिस्ट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अवाम तो डिक्रीज हो रही है। जो गुर्बत है अवाम तो मेरे नहीं ख्याल को फलने फूलने वाले की सूरत हाल है। गधे जिंदा है तो आवाम का ये हाल है। हाँ जी, गधे जिंदा है, और अब गधों की खाल जिंदा की उतरेगी या मारने के बाद उतारेंगे। चाइना को उनकी गधों की खालें जो है ना वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब उसके अंदर देखेंगे गधों का होशियार मुश्तरी होशियारबाज, गधों का खास ख्याल रखना, किसी वक्त भी कोई गधा जो है ना वो अचानक से देखे गधा गायब हो जाए या खाल उसकी उतरी हो और पिंजर आपको मिल जाए। तो बहरहाल गधे का गोश्त तो पहले खाते रहे। अब PML एंड जो द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ साहब के वाले से एक रिपोर्ट है, वो जरा देख लें। भाई के इक़्तिदार से निकलने के बाद मरीम नवाज ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब में पार्टी को संभाला। ठीक इसी तरह जिस तरह कुलसूम नवाज ने नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद पार्टी को संभाला था। तनकीद सही, ट्रोलिंग हुई, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी डटी रही। पंजाब में पार्टी को फिर से पॉपुलर बनाया तो वो साथी जो साथ छोड़ गए थे वो भी वापस आने लगे। दीगर जमातों से भी नून लीग में लोगों को शामिल करवाया। मुल्क में मुआशी सूरत हाल से अवाम परेशान भी और नाराज भी। इस सूरत में अवाम से राब्ता महम शुरू की और उनका हौसला बढ़ाया। 9 मई को जब मुल्क में शर पसंद अनासर ने शर फैलाया तो सबसे आगे बढ़कर अपने जवानों का हौसला भी बढ़ाया। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट भी देख ली, और उसके बाद अब आइंदा इलेक्शन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके वज़ीर आबी वसाइल जो है। अच्छा जी नाजरीन, ब्रेक ले लेते हैं। तो उसामा मेरा ख्याल ब्रेक ना ले लें। बिल्कुल, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कुछ अहम खबरें उनके शफात मौजूद हैं। इतने छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
असद खल साहब आपकी तरफ आएंगे। पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल जी, खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया जी हम जीतेंगे। पहले भी उनकी तरफ से बयान आया, बिलावल साहब का भी आ गया, और उधर से जरदारी साहब ने मशवरा दे दिया नवाज शरीफ साहब को। वहाँ पे मुलाकात के वाले से भी जरा इस तरह दावा कर रहे हैं। मेरे पास तो मुस्तरद खबर नहीं है कि मरियम साहबा, जरदारी साहब और उनकी मुलाकात नवाज शरीफ, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आए। और अब मिसाके जो जमहूरियत की बजाय जो है चार्टर ऑफ डेमो, अब मिसाके मईशत की ज़रूरत है। मुल्क तो खोखला हो चुका है। और इसके साथ अब चूँकि टाइम थोड़ा है, एक द लेगेसी ऑफ भुट्टो जो है रिपोर्ट देख लेते हैं। एक और भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। दुश्मन समझ रहे थे, अवाम में गुस्सा था, पूरे मुल्क में शर अंगेजी फैलने का खदशा था। अवाम आपे से बाहर थी, लेकिन ऐन उस वक्त 19 साल के भुट्टो ने पार्टी की कमान को संभाला। लोगों ने उसका मजाक बनाया, तनकीद की, उसकी उर्दू पर बातें की गई, लेकिन वो डटा रहा। वो रोज अपने आप को बेहतर करता चला गया। पीपल्स पार्टी को अवामी पार्टी बनाने के अलावा मजदूर, किसान, आम आदमी की पार्टी बना दिया। अपने तरक्की पसंदाना सोच की वजह से नौजवानों में मकबूलियत भी हासिल कर ली, और इसी मकबूलियत के बायस 2018 में कौमी असम्बली पहुंचा और अपनी पहली ही तकरीर में सबकी नजरों के मरकज बन गए। जी नाज़रीन, ये तो मरकज बन गए, लेकिन दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और EU पाक जो फेडरेशन चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब जो हैं, उनकी ज़ेर सदारत ब्रिसल्स में पाक फ़ौज के हक में एक रैली निकाली गई, वो देख लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद।